साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है एक बार फिर से चैनल में। आज डेली टारगेट का चौथा दिन है। 3 दिन हो चुके हैं, आज चौथा टेस्ट रहेगा। ठीक है, तो हम जीएस और हिंदी के प्रश्नों को साथ साथ देख रहे हैं। ये आर के लिए है, और अगर आप एपीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें भी जीएस और हिंदी है ही, तो आप एपीएस का एग्ज़ाम के लिए भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हाँ, पीसीएस प्रीलिम्स दे रहे हैं नेक्स्ट ईयर 2024 में, तो उसके लिए भी पर्याप्त है। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों को। ठीक है, देखेंगे एक एक करके। लास्ट में हम चलते चलते हिंदी के प्रश्नों को देखते हैं, जैसा आप जानते ही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है जहांगीर का मकबरा। जहांगीर का मकबरा किस नदी के पास? तो रावी नदी के पास। ठीक है। मोती मस्जिद आगरा का निर्माण किसने करवाया? तो मोती मस्जिद आगरा में जो स्थित है उसका निर्माण शाहजहां द्वारा करवाई गई थी। ठीक है। अगला है अकबर के मकबरे को पुनः खुदवाकर क्षतिग्रस्त करवा दिया। तो अकबर के मकबरे को खुदवाया और उसके बाद उसको क्षतिग्रस्त करवा दिया, तो किसने? राजा राम। ये जाट नेता थे। ठीक है, इन्होंने अकबर के मकबरे को खुदवाकर क्षतिग्रस्त करवा दिया। अगला है हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि। हस्तांतरण के लिए जो आरक्षित भूमि होती थी उसको पैबाकी कहा जाता था मुगल काल में। ठीक। अगला है पित्रादूरा शैली मुगल काल में जो है क्या थी? तो पित्रादूरा शैली थी संगमरमर पर जवाहरात का जड़ना। ठीक है, संगमरमर पर जवाहरातों को जड़ा जाता था। ठीक है, उनको चिपकाया जाता था, तो वो पित्रादूरा शैली थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जरूर जाता है, याद कर लीजिएगा। अगला है पित्रादूरा शैली प्रारंभ की। तो किसने प्रारंभ की? जहांगीर ने। ये इंपॉर्टेंट है। तो पित्रादूरा शैली के बारे में जान ही गए कि जवाहरात जो है जड़ना होता था संगमरमर पे, और इसकी शुरुआत जहांगीर ने की थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है जहांगीर ने अपने किस चित्रकार को फारस के शाह का चित्र बनाने ईरान भेजा? ठीक है, यह कई बार सवाल पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। तो जहांगीर अपने एक चित्रकार को फारस के शाह का चित्र बनाने के लिए ईरान भेजा था, तो उस चित्रकार का नाम था बिसनदास। ठीक। अगला है नुस्खा ए दिलकुशा के लेखक। तो नुस्खा ए दिलकुशा के लेखक हैं भीमसेन। कौन? भीमसेन। अगला है सोने का सबसे बड़ा सिक्का 101 तोला का शंसप था। क्या था? शंसप। अगला है स्थापत्य में पहली बार पित्रादुरा का प्रयोग हुआ है। तो स्थापत्य में पहली बार पित्रादुरा का प्रयोग एतमादुल्लाह के मकबरे में हुआ है। कब हुआ? कहाँ हुआ है? एतमादुल्लाह के मकबरे में। अगला है बनारस की तुलना एथेंस से की थी। तो बनारस की तुलना एथेंस से बर्नियर ने की थी। किसने की थी? बर्नियर। अगला है यात्री गुमास्ता व पिएत्रा देला का संबंध किससे है? तो यात्री जो गुमास्ता व पित्रा देला का संबंध किससे है? इटली से। किससे? इटली से। अगला है सर्वप्रथम राजा को आकृति युक्त सिक्के जो है सर्वप्रथम राजा को आकृति युक्त सिक्के दिए जहांगीर ने। ठीक है, किसने? जहांगीर। अगला है दास्तान ए अमीर हमजा के चित्रांकन को अंतिम रूप दिया। तो दास्तान ए अमीर हमजा के चित्रांकन को अंतिम रूप किसने दिया? अब्दुस समद ने। ये नाम कई बार आता है कि दास्तान ए अमीर हमजा के चित्रांकन को अंतिम रूप दिया, तो अब्दुस समद ने दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कटरापाची। कटरापाची क्या था? तो कटरापाची एक प्रकार का कर था जो कपड़ों पर लगता था। किसमें लगता था? कपड़ों पर। ठीक है, कटरापाची दे देगा और ऑप्शन में देगा एक प्रकार का कर, कपड़ों पर नहीं देगा। ठीक है, या दे देगा कपड़ों पर लगने के वाला कर जो है, और कई ऑप्शन दे देगा किस किस में टैक्स लगता है। तो ठीक है, टैक्स के रूप में कई सारे ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा कि कटरापाची है क्या। तो कटरापाची कपड़ों पर लगने वाला एक प्रकार का कर था। ठीक। अगला है सर्वाधिक टकसाल की स्थापना किसके समय हुई? तो औरंगजेब के समय हुई। किसके समय? औरंगजेब के समय हुई। अगला है अथर्ववेद का फारसी अनुवाद। अथर्ववेद का फारसी अनुवाद जो है इब्राहिम सरहिंदी द्वारा किया गया। किसके द्वारा? इब्राहिम सरहिंदी द्वारा। गंज ए शवाई। गंज ए शवाई जो है एक जलपोत था। ठीक है, याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है गंज ए शवाई क्या था। तो एक जलपोत था। अगला है खानदेश बरार अहमदनगर को अपने साम्राज्य में मिलाया। किसने मिलाया? अकबर ने मिलाया। किसने? अकबर ने। अगला है मुगल कालीन लेखक ने अमेरिका की खोज का वर्णन किया है। तो अमेरिका की खोज का वर्णन कहाँ किया है? अबुल फजल। तो ये मुगल कालीन लेखक है अबुल फजल, इसने अमेरिका की खोज का वर्णन अपनी पुस्तक में किया है। ठीक है। अगला है दिल्ली में स्थित खैर उल मंजिल मदरसा की स्थापना किसने की? तो माहम अनगा द्वारा की गई। खैर उल मंजिल मदरसा की स्थापना माहम अनगा द्वारा। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
अगला है उस्ताद अहमद लाहौरी को नादिर उल असरार की उपाधि किसने दी? तो उस्ताद अहमद लाहौरी हैं, इनको नादिर उल असरार की उपाधि दी गई शाहजहां द्वारा। किसके द्वारा? शाहजहां द्वारा। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। अगला है पूर्व का अमर होमर किसे कहा जाता है? तो फिरदौसी को कहा जाता है। किसको? फिरदौसी को। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है गुरु नानक के जीवनीकार व गुरुमुखी लिपि के आविष्कारक थे। तो गुरु नानक के जीवनीकार और गुरुमुखी लिपि के आविष्कारक कौन थे? तो गुरु अंगद थे। ठीक है, कौन थे? गुरु अंगद। गुरु नानक के जीवनीकार थे व गुरुमुखी लिपि के आविष्कारक थे, तो ये गुरु अंगद थे। अगला है किस सिख गुरु से स्वयं मुलाकात अकबर ने की? तो एक सिख गुरु थे जिनसे अकबर स्वयं मिलने गया था, तो वो थे अमरदास। कौन थे? अमरदास। अगला है खालसा दल की स्थापना किसने की? तो खालसा दल की स्थापना कपूर सिंह द्वारा की गई। किसके द्वारा? कपूर सिंह। अगला है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग था। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग। अगला है मराठों ने सर्वप्रथम प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया। तो मराठों ने सर्वप्रथम प्रशासनिक अनुभव किससे प्राप्त किया? देवगिरी के यादव के अधीन कार्य करने से उन्होंने जो है प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया मराठों ने। अगला है मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना जो है की गई, तो पेशवा बालाजी विश्वनाथ के समय की गई। किसके समय? पेशवा बालाजी विश्वनाथ के समय की गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार किसे माना जाता है? तो बाजीराव प्रथम को माना जाता है। लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार माना जाता है बाजीराव प्रथम को। अगला है मराठा सरदार 1758 से 59 में पंजाब में विजय प्राप्त की किसने? रघुनाथ राय ने। किसने? रघुनाथ राय ने। अगला है पेशवा पद को समाप्त किया। पेशवा पद को समाप्त किया गया 1818 में। याद कर लीजिएगा। ठीक है, सही मिलान में पूछा जा सकता है। अगला है आलमगीर द्वितीय की उपाधि क्या थी? तो आलमगीर द्वितीय की उपाधि थी अजीजुद्दीन। ठीक है, अजीजुद्दीन उपाधि थी। अगला है शाह आलम द्वितीय की उपाधि क्या थी? तो शाह आलम द्वितीय की उपाधि थी अली गौहर। क्या थी? अली गौहर। अगला है सेना को वेतन देने के लिए शाही सामान तक बेचना पड़ा किसके समय में? अहमद शाह के शासनकाल में। अहमद शाह के शासनकाल में सेना को वेतन देने के लिए शाही सामान तक बेच देना पड़ा। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया कब? 1803 में। कब किया? 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। ठीक, अगला है सैयद बंधुओं ने बादशाह बनाया किसे? फारुखशियर, रफ़ी उद्दौला और मोहम्मद शाह, तीनों को जो है सैयद बंधुओं ने बादशाह बनाया। ये याद कर लीजिएगा। 4 ऑप्शन देगा, पूछ लेगा इनमें से किसको नहीं बनाया। ठीक है, तो वो ऑप्शन गलत होगा। और ये तीनों ऑप्शन फारुखशियर, रफ़ी उद्दौला और मोहम्मद शाह अगर ऑप्शन में आता है तो सही टिक करके आ जाएगा। या पूछ सकता है 1 2 3 तीनों इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऐसा कुछ ऑप्शन दे सकता है। अगला है करनाल का युद्ध। करनाल का युद्ध कब हुआ? तो करनाल का युद्ध होता है फरवरी 1739 में नादिर शाह और मोहम्मद शाह की सेना के बीच। ठीक है, फरवरी 1739 में होता है। नादिर शाह और मोहम्मद शाह की सेना के बीच जो है करनाल का युद्ध होता है। अगला है जुल्फ़िकार की सहायता से सिंहासन प्राप्त किया। तो जुल्फ़िकार की सहायता से सिंहासन किसने प्राप्त किया? जहादर शाह ने सिंहासन प्राप्त किया। अगला है अब्दुल्ला व हुसैन अली की सहायता से सिंहासन प्राप्त किया। तो अब्दुल्ला व हुसैन अली की सहायता से सिंहासन फारुखशियर ने प्राप्त किया। किसने? फारुखशियर ने। आगे है मराठों के सहयोग से सिंहासन प्राप्त किया। तो मराठों के सहयोग से सिंहासन आलमगीर द्वितीय ने प्राप्त किया। किसने? आलमगीर द्वितीय ने। अगला है गुरु गोविंद सिंह जी को खिलअत की उपाधि के साथ उच्च मनसब प्रदान किया। किसने प्रदान किया? बहादुर शाह ने। किसने? बहादुर शाह ने। गुरु गोविंद सिंह जी को खिलअत की उपाधि के साथ उच्च मनसब प्रदान किया बहादुर शाह ने। ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जाजऊ का युद्ध। तो जाजऊ का युद्ध कब हुआ? तो ये 18 जून 1707 ईस्वी में होता है। ठीक, अगला है नादिर शाह ने आक्रमण किया। तो नादिर शाह ने आक्रमण कब किया? तो मोहम्मद शाह के समय नादिर शाह ने आक्रमण किया। अगला है मराठा प्रशासन का केंद्रीय सचिवालय
तो मराठा प्रशासन का केंद्रीय सचिवालय कहाँ था? पूना में, हुजूर दफ्तर नाम से, हजूर दफ्तर नाम से, ठीक है। सूरत की संधि होती है 1775 में, पुरंदर की संधि होती है 1776 में, और बड़ा गांव की संधि होती है 1779 में। इस तरह सही मिलान को आ सकता है, पूछ सकता है, सीरियल से क्रम पूछ सकता है, ठीक है, कि कालक्रम बताइए। तो सूरत की संधि 1775, पुरंदर की संधि 1776 और बड़ा गांव की संधि होती है 1779 ईस्वी में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है, शिवाजी के आचरण पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा? तो शिवाजी के आचरण पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है गुरु रामदास का। किसका? गुरु रामदास का। अगला है, शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा। पहली बार सन 1664 में, व दूसरी बार कब लूटा? तो 1670 में, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है जब सन वाले क्वेश्चन पूछना होता है तो ऐसे ही प्रश्न बना के पूछता है कि पहली बार इस समय लूटा तो दूसरी बार बताइए। तो शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा, पहली बार 1664 में और दूसरी बार 1670 में। या ये भी पूछ सकता है कि शिवाजी ने सूरत को कितनी बार लूटा, 1, 2, 3, 4 ऐसे ऑप्शन दे सकता है, ठीक है। अगला है, जय सिंह व शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि कब होती है? तो 1665 ईस्वी में जय सिंह व शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि होती है। अगला है, मराठा प्रशासन में सर-ए-नौबत। तो मराठा प्रशासन में सर-ए-नौबत सैन्य विभाग का प्रधान होता था। कौन होता था? सैन्य विभाग का प्रधान होता था। अगला है, मराठा साम्राज्य में पहित राव। पहित राव कौन होता था? तो धार्मिक कार्यों से संबंधित था। पहित राव धार्मिक कार्यों से संबंधित था मराठा साम्राज्य में। अगला है, मराठा साम्राज्य में सुमंत कौन होते थे? तो मराठा साम्राज्य में सुमंत होते थे विदेश मंत्री। कई बार सवाल पूछा गया है, याद कर लीजिएगा। मराठा साम्राज्य में सुमंत विदेश मंत्री होते थे। आगे बढ़ते हैं। अगला है, मराठा साम्राज्य में वाकयान 20। ये तो कई बार हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि मराठा साम्राज्य में वाकयान 20 कौन थे? तो सूचना मंत्री वाकयान 20 होते थे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गोरी का भारत पर पहला आक्रमण कब होता है? तो 1175 में होता है मोहम्मद गोरी का भारत पर पहला आक्रमण, ठीक। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई, कौन था? जफर खां था, ठीक है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति था जिसकी जो है मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी, जफर खां की, ठीक। अगला है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक। तो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इल्तुतमिश था। कौन? इल्तुतमिश। अगला है, दुनिया के बादशाह का शासन दिल्ली से पालमपुर तक था। ये कथन किसके बारे में था? तो ये नसरुद्दीन महमूद के बारे में ये कथन था कि दुनिया के बादशाह का शासन दिल्ली से पालमपुर तक था, ठीक। अगला है, अपने युग का अरस्तू कहा गया। तो अपने युग का अरस्तू किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। याद कर लीजिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला है, सल्तनत कालीन प्रथम शासक जो सर्वसम्मति से सुल्तान बना। तो सर्वसम्मति से सुल्तान किसे बनाया गया? गयासुद्दीन तुगलक को। किसे? गयासुद्दीन तुगलक को। अगला है, 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी? तो सिंधु नदी जो है उनकी सीमा हुआ करती थी। मतलब दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच जो है सिंधु नदी को सीमा मान लिया गया था 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है, सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया। तो सर्वप्रथम जजिया कर किसने समाप्त किया? तो जैन उल आबदीन ने समाप्त किया। जजिया कर समाप्त करने वाला कौन था? जैन उल आबदीन। अगला है, जैन विद्वान हेमचंद्र को संरक्षण प्राप्त था। तो जैन विद्वान थे हेमचंद्र, इनको संरक्षण प्राप्त था कुमार पाल का। किसका? कुमार पाल का। अगला है, काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक किसने लिखी? तो भोज ने लिखी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी भोज ने। अगला है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी द्वारा की गई। किसके द्वारा? सिकंदर लोदी। अगला है, खुम्स में से कोई भी हिस्सा ना लेने वाला सल्तनत काल का पहला शासक। तो खुम्स में से कोई भी हिस्सा ना लेने वाला सल्तनत काल का पहला शासक था सिकंदर लोदी। कौन? सिकंदर लोदी। अगला है, सल्तनत काल में प्रचलित सिक्का दिहरम था। तो दिहरम तांबे का सिक्का था, याद कर लीजिएगा। यह सल्तनत काल में प्रचलित था, दिहरम तांबे का सिक्का हुआ करता था। अगला है, जलालुद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों का वर्णन मिफ्ता उल फुतूह पुस्तक में किया गया है, ठीक है। किसमें? मिफ्ता उल फुतूह पुस्तक में जलालुद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों का वर्णन किया गया है।
ठीक है, ऐसे तोड़ तोड़ के अगर प्रश्नों को पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक, अगला है विजयनगर साम्राज्य में दक्षिण का अकबर किसे कहा गया? तो विजयनगर साम्राज्य में दक्षिण का अकबर बुक्का प्रथम को कहा गया। किसको? बुक्का प्रथम। अगला है चिराग ए देहलवी कहा जाता है, तो चिराग ए देहलवी शेख नसरुद्दीन को कहा जाता है। ठीक, सोहरावर्दी सिलसिला क्षेत्र था, तो सोहरावर्दी सिलसिला क्षेत्र सिंध क्षेत्र था, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, कई बार पूछा गया है सवाल कि सोहरावर्दी सिलसिला क्षेत्र जो है था तो सिंध क्षेत्र था ये। और चिराग ए देहलवी कहा जाता था शेख नसरुद्दीन को। ठीक, तो ये रहे हमारे जीएस के प्रश्न। उम्मीद है आपको जीएस के प्रश्न पसंद आए होंगे। ठीक है, चलते चलते हम हिंदी के प्रश्नों को भी देख लेते हैं। रेगुलर ऐसे ही टेस्ट आते रहेंगे। ठीक है, जीएस प्लस हिंदी, जीएस प्लस हिंदी, इससे क्या होगा, हमारा हिंदी को अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही वीडियो में आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। और ये वीडियो पीटी और मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप अगर एक दो बार देख लेते हैं तो इनमें से आपको ठीक ठाक प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। फेंक कर जो चलाया जाता है उसको अस्त्र कहते हैं। कुल का नाश करने वाला के लिए एक शब्द कुलांगर, याद कर लीजिएगा। कुल का नाश करने वाले के लिए एक शब्द कुलांगर। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना, उसको अनुष्ठान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अनुष्ठान, एक शब्द में। अगला है शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। शीत ऋतु जैसे आने वाला है तो शीत ऋतु में जो वर्षा होगी उसे क्या कहा जाएगा? महावट, महावाट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? महावाट। अगला है जो मापा ना जा सके, तो जो मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अपरिमेय। जो मुरझाया हुआ ना हो, तो जो मुरझाया हुआ ना हो उसके लिए एक शब्द है अजीत। ये तो मेरा इनाम है। ठीक है, तो जो मुरझाया हुआ ना हो उसे अजीत कहते हैं। ठीक, अगला है हवन की वस्तु। हवन की वस्तु को हवी कहते हैं। क्या? हवी। ठीक है, अगर साफ साफ नहीं समझ आ रहा है तो ये लिख दे रहा हूँ, हवी। ठीक है, हवी कहते हैं हवन की वस्तु को। अगला है भौहों के बीच का ऊपरी भाग। तो भौहों के बीच का ऊपरी भाग त्रिकुटी कहलाता है। सूर्योदय के समय दिखने वाली जो लालिमा होती है उसके लिए एक शब्द होता है ऊषा। क्या होता है? ऊषा। अगला है सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा। तो सांसारिक वस्तुएं जो होती हैं उसको जो प्राप्त करने की इच्छा होती है एक शब्द में ऐषणा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐषणा। अगला है विधवा या परित्यक्तता से विवाहोपरांत उत्पन्न पुत्र। यानी कोई विधवा है या जिसका परित्याग कर दिया गया है जिस स्त्री का, अगर उससे विवाह हो जाता है और उससे पुत्र उत्पन्न होता है तो उसको क्या कहेंगे? पौनर्भव कहते हैं। क्या? पौनर्भव। ठीक है, पौनर्भव। अगला है जो वैध संतान हो उसे औरस कहते हैं और जो अवैध संतान हो उसे जारज कहते हैं। संतानों के लिए अलग अलग शब्द होती है, वो किसका संतान है। ठीक है, तो अलग अलग, जैसे देखिए विधवा से जो उत्पन्न हुआ उसे पैनर्भव कहते हैं, और जो वैध संतान हो उसे औरस कहते हैं, और जो अवैध हो उसे जारज कहते हैं। ठीक है, आगे है आशा देकर निराश करने वाला। आशा देकर निराश करने वाले को क्या बोलेंगे? वागारू बोलेंगे। क्या? वागारू। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, वागारू बोलेंगे। अगला है आशा से अधिक। आशा से अधिक के लिए एक शब्द हो जाएगा आशातीत। क्या हो जाएगा? आशातीत। आगे बढ़ते हैं। अगला है सबसे आगे रहने वाला। तो सबसे आगे रहने वाले के लिए एक शब्द है अग्रसर। क्या? अग्रसर। अगला है वाणी का विकार। तो वाणी का विकार के लिए एक शब्द है वांग्मय। वांग्मय देखिए ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, वांग्मय, दूसरे तरीके से ये भी हो जाएगा वांग्मय। ठीक है, ये वही लिखा हुआ है। अगला है जिस शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ हों। तो जिस शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं उसे श्लिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? श्लिष्ट। अगला है जो भाषण देने में चतुर हो। तो भाषण देने में जो चतुर होता है उसके लिए एक शब्द होता है वाग्मी। क्या होता है? वाग्मी। अगला है बहुत ही बड़ा और कठोर आघात। बहुत ही बड़ा और कठोर आघात के लिए एक शब्द है वज्राघात। ठीक है, क्या कहेंगे? वज्राघात। ठीक, अगला है गोद में सोने वाली। तो गोद में सोने वाली को एक वाली लिखा है। ठीक है, तो गोद में सोने वाली के लिए एक शब्द है अंकशायनी। क्या शब्द है? अंकशायनी। सदैव रहने वाला। सदैव रहने वाला के लिए एक शब्द है अनादंत। क्या है? अनादंत। अनादंत। ठीक,
अगला है शरण में आया हुआ। शरण में आया हुआ के लिए एक शब्द है शरणागत। क्या शब्द है? शरणागत। अगला है किसी ग्रंथ की टीका या व्याख्या। किसी ग्रंथ की टीका या व्याख्या क्या है? वार्तिक है। क्या? वार्तिक। आगे बढ़ते हैं। अगला है सदैव रहने वाला। सदैव रहने वाला के लिए शाश्वत शब्द होता है, एक शब्द में शाश्वत। अगला है भोजन करने की इच्छा। तो भोजन करने की इच्छा के लिए जिघत्सा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिघत्सा। रात का भोजन। रात के भोजन के लिए एक शब्द है ब्यालू। क्या? ब्यालू। ब्यालू एक शब्द होता है ब्यालू। रात का भोजन अगर होता है तो उसे ब्यालू कहते हैं। अगला है खाने से बचा हुआ जूठा भोजन। जो खाने से बच जाता है भोजन, जूठा होता है, उसे कहते हैं उच्छिष्ट। क्या कहते हैं? उच्छिष्ट। ठीक, याद कर लीजिएगा। अगला है मार्ग में ना खाने योग्य भोजन। तो मार्ग में ना खाने योग्य भोजन अपध्य होता है। क्या? अपध्य। अपध्य। अगला है थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले को मिताहारी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिताहारी। अगला है मुफ्त में भोजन करवाने की व्यवस्था। तो मुफ्त में भोजन करवाने की व्यवस्था के लिए सदावर्त और लंगर शब्द होता है। ठीक है, या सदावर्त आ जाए या लंगर आ जाए, दोनों में से कोई आ जाएगा तो आप टिक लगा दीजिएगा। ठीक। अगला है दिन में एक बार भोजन करने वाला। तो दिन में एक बार भोजन करने वाले के लिए एक शब्द है एक भुक्त। क्या? एक भुक्त। अगला है स्वयं भोजन बना के खाने वाला। स्वयं भोजन बना के खाने वाले के लिए एक शब्द है स्वयं पाकी। क्या शब्द है? स्वयं पाकी। अगला है जो तर्क से परे हो। तो जो तर्क से परे हो उसे क्या बोलेंगे? अतर्क्य बोलेंगे। क्या? अतर्क्य। ठीक है। जो तर्क योग्य हो। जो तर्क योग्य हो उसके लिए एक शब्द है तार्किक। क्या? तार्किक। अगला है जिसका पहले से ही कोई तर्क ना किया गया हो। जिसका पहले से ही कोई तर्क ना किया गया हो के लिए एक शब्द है अतार्किक। ठीक है, जो तर्क योग्य हो उसको तार्किक, और जिसका पहले से ही कोई तर्क ना किया गया हो अतार्किक। ठीक है। अंतिम है ऐसा तर्क जो देखने में ठीक प्रतीत हो परंतु ऐसा ना हो, उसे तर्काभ्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? तर्काभ्यास। तर्काभ्यास। ठीक, उसको क्या कहेंगे? तर्काभ्यास। तो ये रहा हमारा हिंदी के प्रश्न। ठीक है, इसी तरह रेगुलर टेस्ट आएंगे। जैसे ही ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा हिंदी का, कोई दूसरा टॉपिक आएगा। ठीक है, हिस्ट्री का ख़त्म होने के बाद साइंस के टॉपिक शुरू होंगे। ठीक, इस तरह रेगुलर हमारे जो है टेस्ट आते रहेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, और बेल आइकन दबा लीजिए जिससे जिस समय ये वीडियो आए उस समय आपको ये वीडियो मिल जाए। ठीक है, तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।